स्पीकर साहब, जब पीपल्स पार्टी के लास्ट 2 इयर्स थे तो यहाँ पर 14 मिलियन कॉटन बेल्स थी, 14 मिलियन कॉटन बेल्स। उसके बावजूद इनके आखिरी 2 सालों में 720 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट टेक्सटाइल में ड्रॉप हुई थी। पीएमएलएन के दौर में लूम्स बंद हो गई थी और टेक्सटाइल बांग्लादेश, वियतनाम या इंडिया शिफ्ट हो गई थी। लेकिन पीटीआई के इन 3 सालों में आज उसी एक्सपोर्ट के अंदर 1.8 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है और हमने 15 बिलियन डॉलर की एक लिमिट को क्रॉस कर लिया है, वो भी आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ। 7 मिलियन बेल्स के साथ 15 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट टेक्सटाइल्स में अचीव करना, ये भी एक रिकॉर्ड है। जहां पर लूम्स और मशीनरी कौड़ियों के भाव बेची जाती थी, आज वहीं पर 1 अरब डॉलर की मशीनरी हमारे एक्सपोर्टर्स इंपोर्ट कर रहे हैं। स्पीकर साहब, आईटी सेक्टर की अगर मैं बात करूं, जिसमें इंडिया इस वक्त रूल कर रहा है, तो पीपल्स पार्टी के आखिरी दौर में इसमें सिर्फ 360 मिलियन डॉलर बढ़ी थी इसकी एक्सपोर्ट। पीएमएलएन के आखिरी 3 सालों में इसकी एक्सपोर्ट सिर्फ 240 मिलियन डॉलर बढ़ी थी और आज पीटीआई के 3 सालों में ये 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा बढ़ गई है और हमारी जो आईटी एक्सपोर्ट है उसे ना सिर्फ इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है, बल्कि अगर मैं 3 सालों में देखूं तो 2 बिलियन की एक्सपोर्ट आईटी सेक्टर क्रॉस कर गया है। रेमिटेंसेस पर बात होती है, बैरूने मुल्क पर बात होती है और कहा यह जाता है कि कहां है वो डॉलरों की बरसात जिसका वादा किया गया था। तो पीपल्स पार्टी के आखिरी दौर में रेमिटेंसेस में सिर्फ 2.7 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ। पीएमएलएन के आखिरी 3 सालों में 1.2 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ, जबकि पीटीआई के 10 सालों में 10 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ। सर, मैं तो सलाम पेश करती हूँ अपने उन ओवरसीज पाकिस्तानियों को कि आज तरसीलाते ज़र 29 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो पीपल्स पार्टी के दौर में 13 बिलियन डॉलर और पीएमएलएन के दौर में 19 बिलियन डॉलर की हद को भी क्रॉस नहीं कर सका। स्पीकर साहब, हमसे हुकूमत संभाली नहीं जाती, लेकिन तिजारती खसारा जो पीपल्स पार्टी के आखिरी 2 सालों में 5 बिलियन डॉलर बढ़ गया था, पीएमएलएन के आखिरी 3 सालों में 15.5 बिलियन डॉलर बढ़ गया था। यानी हमें एक इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी देकर अंधेरों में धकेलने की कोशिश की गई। आज इन 3 सालों में हमारा तिजारती खसारा 7 बिलियन डॉलर कम हो गया है। स्पीकर साहब, इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया की 3 बेस्ट इकोनॉमीज जो रिकवर की हैं उनमें होता है, जो दुनिया में वापस आई हैं कोविड के बाद। आज पाकिस्तान का पॉइंट 84 है, पाकिस्तान का पॉइंट 84 है, जबकि उसके मुकाबले में इंडिया जो इतनी बड़ी इकोनॉमी है और जिससे हमें सीखने को कहा जाता था, आज वो नीचे से तीसरे नंबर पर है और उसके पॉइंट्स 44 हैं। और हमारे इमरजेंसी एहसास कैश प्रोग्राम को आलमी सतह के 4 बड़े समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम्स में शामिल किया गया है। स्पीकर साहब, हमसे हुकूमत संभाली नहीं जाती, लेकिन टैक्स महसूलात में 18% का इजाफा हुआ है और आज टैक्स कलेक्शन 4,732 अरब को क्रॉस कर गई है, जिसके साथ हमने 251 रुपए के 251 अरब के अपने लोगों को, कारोबारी लोगों को रिफंड दिए हैं। इसीलिए तो हमारे कारोबारी लोगों को आज बैंक से कर्जे लेने की बजाय उनके पास इतना माल है कि वो अपनी एक्सटेंशंस भी करें और कारोबार को तरक्की भी दे रहे हैं। स्पीकर साहब, कोरोना के बावजूद पाकिस्तान की बड़ी सनतों में जो ग्रोथ हुई है, पीपल्स पार्टी के आखिरी 2 सालों में 4.1%, पीएमएलएन के आखिरी 3 सालों में 5.12% और हमारे 3 सालों में 9.29% है। ये वो चीज़ें हैं जो हमें ये बताती हैं कि आज इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, आज हमारे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। आज अगर हम ये देखें कि बात हुई करंट अकाउंट डेफिसिट की,
तो स्पीकर साहब, करंट अकाउंट डेफिसिट पीपल्स पार्टी को सरप्लस में मिला था, जो इन्होंने हुकूमत छोड़ के जाते हुए डेफिसिट में दिया, वो भी $2.5 बिलियन के डेफिसिट में। और पीएमएलएन ने तो कमाल ही कर दिया कि उसने इस डेफिसिट में $14.2 बिलियन का इजाफा किया, और जब हमें हुकूमत मिली तो ये टोटल एक्यूमुलेट होकर $20 बिलियन था। आज हमने उसको भी सरप्लस में कर दिया है, लेकिन हुकूमत हमसे संभाली नहीं जाती। यहां पर महंगाई पर बात होती रही, लेकिन अफसोस ये होता है कि हम सिर्फ हवा में बात करते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के 4 सालों के अंदर ये तो कभी डबल डिजिट इन्फ्लेशन से निकल ही नहीं सके, सवाए इनके आखिरी साल के। और पीएमएलएन का जो इन्फ्लेशन का जो वो डेटा देते रहे, या वो जो उसके फिगर देते रहे, वो टोटली आर्टिफिशियली कंट्रोल था, जिसने हमारी इंडस्ट्रीज को तबाह किया, जिसने हमारे रुपए को ओवर वैल्यू किया, और जिसने हमारी एक्सचेंज रिजर्व्स को झोंक दिया ताकि आप सिर्फ एक चीज को कंट्रोल कर सकें। लेकिन आज 3 सालों की मेहनत के बाद हमने हर चीज को कंट्रोल भी किया है, और अपनी इन्फ्लेशन को हम सिंगल डिजिट में लेकर आए हैं, और आगे हम इससे भी कम कर रहे हैं। स्पीकर साहब, यहां बार बार बात होती है पेट्रोल प्राइसेस हुकूमत ने बढ़ा दी। स्पीकर साहब, मैंने कंपैरिजन किया तो नजर आया कि पीपल्स पार्टी के आखिरी 2 सालों में जो पेट्रोल प्राइसेस में इंक्रीज था वो 25% था। पीएमएलएन के 3 सालों में जो पेट्रोल प्राइसेस में इंक्रीज था वो 52%, 52% था, जबकि पीटीआई के इन 3 सालों में पेट्रोल प्राइसेस में सिर्फ 14% का इंक्रीज हुआ है। हम अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस देखते हैं तो स्पीकर साहब, ये जो तजर्बाकार हुकूमतें थी ना, इन्होंने 40% जायद और 30% एक्सपेंसिव महंगे बिजली के सौदे किए। इन्होंने आज जो हमारी ये नातजर्बाकार हुकूमत है, जिसे ये नाअहल हुकूमत कहते हैं, उसने ना सिर्फ गर्दिशी कर्जे में 200 अरब बचाए हैं, आईपीपीस के मुआहदों पर नज़रसानी करके 800 अरब बचाए हैं, और एलएनजी के 30% सस्ते सौदे किए हैं। अगर मैं कंपैरिजन इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस का दूं तो पीपल्स पार्टी के 5 सालों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस में 95% इजाफा हुआ, जबकि पीटीआई हुकूमत की 3 सालों के अंदर हमने 17% इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में इंक्रीज किया, और उसके साथ हमें जो बैकलॉग पीएमएलएन से मिला वो तकरीबन कोई 16% का था। तो ये तो वो कंपैरिजन है महंगाई का, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस का, पेट्रोल प्राइसेस का। स्पीकर साहब, कहा जाता है कि ज़राअत हमसे संभाली नहीं जाती, तो हम एक कंपैरिजन करते हैं कि हमने कहा वीट क्रॉप, गंदम बेसिक चीज़ है, पीपल्स पार्टी के दौर में 4% मिलियन टन्स में इसकी प्रोडक्शन में कमी आई, पीएमएलएन के दौर में 0% इंक्रीज हुआ, और आज पीटीआई गवर्नमेंट के अंदर 9% मिलियन टन्स के अंदर इसकी ग्रोथ हो रही है। मेज की क्रॉप की आप बात करें, पीपल्स पार्टी के दौर में 40, इसके अंदर 14% का इंक्रीज आया, पीएमएलएन के दौर में 19% का, लेकिन पीटीआई ने इसी फसल के अंदर 43% का इंक्रीज दिया। और वजह सिर्फ इतनी ही है कि काश्तकार को बर वक्त पैसे मिले, काश्तकार को उसके फसल की सही कीमत मिली। स्पीकर साहब, कहा जाता है कि सरमायाकारों को हम पर एतमाद नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज इज द मैयर फॉर इट। आज हमारी स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की 4थी बेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। 2004 के बाद पहली मर्तबा एक पूरे कारोबारी हफ्ते के अंदर अरबों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसका मैं अगर आपको एवरेज बताऊं तो इसकी वैल्यू ट्रेडेड पर डे कोई 28 बिलियन की बन रही है, और इसकी कंपनीज को जो रेट ऑफ रिटर्न मिला है वो 37% है, और यही सरमायाकारों का एतमाद है हमारी हुकूमत के ऊपर। स्पीकर साहब, आज 19 न्यू एंट्रेंट्स ऑटोमोबाइल में आ रहे हैं, 21 नई कंपनियां मोबाइल मैन्युफैक्चर करने पाकिस्तान में आ रही हैं। आज कार्स की सेल, ट्रैक्टर्स की सेल्स, बाइक्स की सेल्स में इजाफा हो रहा है। स्पीकर साहब, हमसे हुकूमत संभाली नहीं जाती, लेकिन ब्लूमबर्ग और आईएमएफ क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी आज तक, ये जो पिछले साल है उसमें
बिल्कुल नहीं बदला, जबकि दूसरी जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं उसमें 10% का चेंज आया। स्पीकर साहब अभी सुन रहे थे थोड़ी देर पहले ही कि बेरोजगारी हो गई और हम लोगों को रोजगार प्रोवाइड नहीं कर पाए। स्पीकर साहब मुझे आज तक ऑपोजिशन ने कोई आदादोशुमार, कोई फिगर हवा में आकर बात करते हैं, कोई इनके पास रिपोर्ट नहीं होती। मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट लेकर आई हूँ जिसके लिहाज से नवंबर 2020 के अंदर कोरोना की वबा की वजह से बेरोजगार हुए 1,75,00,000 वर्कर्स दोबारा बरसरे रोजगार हो गए। ये नवंबर की रिपोर्ट है और ऑफ कोर्स उसके बाद इतने महीने गुजर चुके हैं और कितने लोगों को इकोनॉमिक जोन, टेक्सटाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, आईटी सेक्टर की वजह से रोजगार मिल चुका है। और तब जो एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ थी पंजाब में वो पॉजिटिव 4% थी, जबकि सिंध के अंदर वो नेगेटिव 8% थी। यानी अगर कहीं पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली तो वो सिंध है, जबकि केपीके और पंजाब अपने लोगों को जो बेरोजगार हो चुके थे उन्हें रोजगार प्रोवाइड कर चुका है। स्पीकर साहब आज तक जो हमारे जितने भी जो हमारे वजीर आजम गुजरे हैं, हमारे जो सो कॉल्ड लीडर्स गुजरे हैं दुनिया में, उनके इंटरनेशनल लेवल्स के कारनामे, कभी कराची अफेयर, सरे महल, पेंट हाउस पायरेट, पानामा लीक्स थे। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की माहौल दोस्त पॉलिसियों की सारी दुनिया तारीफ कर रही है। आज इंटरनेशनल मॉनेटरी इदारे पाकिस्तान के कर्जे माफ करने के बारे में एक्शन प्लान बना रहे हैं। स्पीकर साहब मैं तो एक ही बात कहूंगी, ई कॉमर्स पॉलिसी इमरान खान बनाए, अमेज़न को पाकिस्तान में इमरान खान लेकर आए, ईवी पॉलिसी, ऑटोमोबाइल डेवलपमेंट पॉलिसी इमरान खान बनाए, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी इमरान खान बनाए, एसएमई पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी इमरान खान बनाए, बंद पड़ी इंडस्ट्रीज को फुल कैपेसिटी में इमरान खान चलाए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इमरान खान बनाए, एक्सपोर्ट इमरान खान बढ़ाए, खसारे इमरान खान कम करे, नए नहरी निज़ाम इमरान खान बनाए, नए अस्पताल, नए सस्ते घर, नई अपनी गाड़ी इमरान खान बनाए, इदारों में इस्लाहात इमरान खान लेकर आए, दुनिया में नामूसे रिसालत का परचम इमरान खान लहराए और गरीबों को राशन, छत इमरान खान दे, कर्जे इमरान खान उतारे, पुरानी हुकूमतों के हारे हुए केसों पर अरबों डॉलर का जुर्माना भी इमरान खान माफ करवाए, वजीर आजम हाउस का पैसा भी इमरान खान बचाए और टैक्स कलेक्शन भी इमरान खान ही बचाए। लेकिन हुकूमत हमसे संभाली नहीं जाती। स्पीकर साहब एक वक्त था जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक फोन कॉल पर उनको हवाई अड्डे दे दिए जाते थे, ड्रोन हमलों से शहीद होने वालों को कहा जाता था कि आप फिक्र ना करें, कोलेक्ट्रल डैमेज डज नॉट बॉदर अस। नायब सदर की एक थपकी के ऊपर कारगिल प्लेट में रखकर दे दिया जाता था और ड्रोन हमलों पर यहीं पर इसी ऐवान में हुकूमती बेंचों से डेस्क बजाए जाते थे। एक अकेला इमरान खान नेटो सप्लाई ड्रोन अटैक्स के खिलाफ लड़ा है, आज भी लड़ रहा है। एब्सोल्युटली नॉट, दो अल्फाज कहने को प्राइम मिनिस्टर के दो अल्फाज, लेकिन ये खुला ऐलान है कि पाकिस्तान में अब सिर्फ अवाम की मफाद के फैसले होंगे। हरे पासपोर्ट की इज्जत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कराए। अमेरिका और इस्राइल की आंखों में आंखें डालकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बात करे। स्पीकर साहब, क्रक्स ऑफ ऑल ये है कि मेरा प्राइम मिनिस्टर वो फैसले करता है जिसका फल आइंदा आने वाली नस्लें खाएंगी, यानी वो इलेक्शन का नहीं, आइंदा आने वाली नस्लों का सोचता है। स्पीकर साहब, आखिर में दो तीन चीज़ें जो कही गई उनका मैं ज़रा, यहाँ पर कहा गया स्पीकर साहब वोट को इज्जत देंगे, बिल्कुल दें, लेकिन गेट नंबर 4 में बुर्का पहनकर हुकूमत बनाने की कॉन्स्पिरेसीज मत करें। वोट को इज्जत दें, लेकिन 2018 से पहले अपनी कैबिनेट फाइनल मत करें। वोट को इज्जत दें, लेकिन इलेक्शन की रात को सिपा सालार से अपनी सीट की फोन कॉल पर भीख मत मांगें। वोट को इज्जत दें, लेकिन कोविड के बाद भागे भागे यहाँ पर शेरवानी पहनने ना आए। वोट को इज्जत दें, लेकिन एक्सटेंशन के लिए लाइन लगाकर, बाल बनाकर, सूटेड बूटेड होकर मत पहुंचें।
वोट को इज्जत दें, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग में बोतल थामे सिपा सालार को इनकी खूबियां ना गिनवाएं, क्योंकि सारी दुनिया को पता है कि वो क्या कर रहे हैं। स्पीकर साहब, बहुत खुशी होती कि यहाँ पर मेरे फाजिल मेंबर सिंध के स्टूडेंट्स के लिए भी आवाज उठाते, जहाँ पर व्हाट्सएप पर पर्चे लीक हो रहे हैं, जहाँ पर सरेआम चीटिंग हो रही है और जहाँ पर इम्तहानी मराकज के अंदर टिकटॉक बन रही है। ये यहाँ पर कश्मीर इलेक्शन पर वो भी बात करते कि जब जलसे के अंदर अवाम के ऊपर पैसा फेंका जा रहा है। स्पीकर साहब, मैं तो सिर्फ एक बात करके ख़त्म करूंगी। स्पीकर साहब, नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई, मेरे सारे मेंबर्स ने कहा बहुत अच्छी थी, होनी भी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि क्या ये ब्रीफिंग सिर्फ फ्रंट बेंचर्स के लिए है? क्या ये ब्रीफिंग, क्या हम कोई लेस पार्लियामेंटेरियंस हैं? मेरा तो सिपा सालार से ये सवाल है कि हम भी अपने हलकों की नुमाइंदगी करते हैं, हम भी बैनुल अक़वामी उमूर को समझते हैं और हम भी ये चाहते हैं और मुल्क से उतने ही वफादार हम भी हैं। मेरे ख्याल में जितना सपोर्ट हम यहाँ पर उनकी अपने मुल्क की करते हैं, आइडियली ये ब्रीफिंग पूरी पार्लियामेंट के लिए होनी चाहिए थी। थैंक यू सर। शुक्रिया जी। मोहतरम आगा हसन बलोच साहब जी। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब, जो आपने मौका दिया बात करने का। बलूचिस्तान के हवाले से मैं ज़रूर बात करूँगा कि सदर के इज़हार तशक्कुर के मौके पर जनाब चेयरमैन साहब, जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने थे तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने